हेलो एवरीबॉडी, माई सेल्फ पर्व जैन। आज मैं आपके साथ बैठकर सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में जेई मेन 2022 के अंदर जो जुलाई अटेम्प्ट हुआ था उसके सारे के सारे पीवाईक्यूज करने वाला हूँ। हमारा टारगेट क्या रहेगा कि इसमें हम सारे के सारे क्वेश्चंस कर लें, जो कि 11 थे टोटल। बस आपको करना क्या है कि आपको एक कोई रफ नोटबुक रखनी है अपने साथ में, और क्वेश्चंस मैं आपको प्रेजेंट करूँगा। आपको पॉज करनी है वीडियो, सोल्यूशन निकालना है। सोल्यूशन निकल जाता है तो बहुत बढ़िया है, अगर नहीं निकलता तो सोल्यूशन देखना है। वो अगर सोल्यूशन निकल जाता है ना, तो उसके बाद भी आपको वीडियो सोल्यूशन देख लोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि आपको कुछ ना कुछ नया मिलेगा सीखने के लिए। और आपके पास जो एक क्वेश्चन की जो पर्टिकुलर वैरायटी होगी वो भी आपके दिमाग में ज़्यादा देर तक, मतलब हमारे दिमाग में ज़्यादा दिन तक रिटेन करेगी। हम इसको स्टार्ट करते हैं। आप एक बस नोटबुक रख लेना। 1 11 तक काउंटिंग तो आपको आती ही होगी, तो 1 से लेकर 11 तक काउंटिंग लिख लेना और बस टिक करते रहना कि हाँ ये हो गया था, ये हो गया था, ये हो गया था। फिर लास्ट में कमेंट बॉक्स में बस ये बता देना कि 11 में से कितने क्वेश्चंस आपने कर लिए सही सही, ये बता देना। ठीक है भाई, चलो अब स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये है कि एक बड़ी सी रिएक्शन दे रखी है। पहले तो हमने ये देखा भाई, है ना, और नीचे बोल रखा है द अमाउंट ऑफ HNO3 रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 110 ग्राम ऑफ KNO3 इज। हमें बताना है कि 110 ग्राम हमें KNO3 प्रोड्यूस करना है, तो उसके लिए कितना अमाउंट ऑफ HNO3 हमें रिक्वायर होगा, तो वो बताना है हमें। बस ये बताना है। हमने अभी तक रिएक्शन भी नहीं पढ़ी, बस हमने पहले सेकंड स्टेटमेंट पढ़ी था, अमाउंट ऑफ HNO3 विच इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 110 ग्राम ऑफ KNO3 इज। हमें ये बताना है। तो भाई हमने रिएक्शन को पढ़ा, देखा, तो फिर हमने देखा ये तो बैलेंस्ड है। पहले से बैलेंस्ड है, हमारा काम खत्म। हमें बैलेंस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारा दिमाग, एक तो हमारे दिमाग से जो वो था बैलेंस करने वाला, वो तो बढ़िया चल। हमें एटॉमिक मासेस भी दे रखे हैं, वो तो हमें याद ही होते हैं, और अगर नहीं भी हुए तो हो जाएंगे पूरी जी 2 साल में। सही है। अब उसके बाद ये है कि हम स्टार्ट करते हैं पहले, है ना। इसको समझ तो गए होंगे हमें करना क्या है इसमें। रिएक्शन गिवन है भाई। HNO3 क्या होता है? नाइट्रिक एसिड होता है। KCl क्या होता है? पोटेशियम क्लोराइड होता है। Cl2 क्या होता है? क्लोरीन होता है। NOCl क्या होता है? हमारा नाइट्रोसिल क्लोराइड होता है। KNO3 क्या होता है? हमारा पोटेशियम नाइट्रेट होता है। तो ये ना, मतलब ये ना नाम है ना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, मतलब मेरे को लगता है। जैसे नाइट्रिक एसिड है तो इसको हम कहीं पे भी आपको क्वीन ऑफ एसिड्स लिखा दिखाई दे रहा है, तो आपके दिमाग में नाइट्रिक एसिड स्ट्राइक होना चाहिए। पोटेशियम सॉल्ट कहीं पे भी दिख रहा है तो आपको पोटेशियम क्लोराइड स्ट्राइक करना चाहिए दिमाग में। ग्रीन येलो गैस दिख रहा है तो हाँ फ्लोरीन थोड़ा दिमाग में आना चाहिए। पोटेशियम नाइट्रेट का जो है हमारे पास, अगर कहीं पे सॉल्ट पीटर लिखा हुआ है या फिर नाइट्रेट लिखा हुआ है, तो वहाँ पर भी हमारे पास पोटेशियम नाइट्रेट हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए। तो ये तो मैंने ऐसे ही बनाया डायग्राम NOCl का, नाइट्रोसिल क्लोराइड का, वो हम केमिकल बॉन्डिंग में सीख ही देंगे। अब इसके बाद जो एम हमें मोलर मास तो निकालने आते होंगे, है ना, वो तो निकाले होंगे। ऊपर दे भी रखा है कि H का क्या है, 6 वो ऑक्सीजन का क्या मोलर मास है, ये सब उसको कैलकुलेट करके कर सकते हैं। जैसे एक करके बता देता हूँ। पोटेशियम नाइट्रेट है तो 39 + 14 + 16 × 3 क्या हो जाएगा भाई, हमारा पोटेशियम नाइट्रेट का मोलर मास हो जाएगा। अब एम क्या है? एम क्या है हमारा? टू फाइंड द अमाउंट ऑफ HNO3 विच इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 110 ग्राम ऑफ KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट। सही है भाई। अब यहाँ पर हम दिमाग लगाते हैं, 110 ग्राम ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट के अंदर हमारे मोल्स कितने होंगे पोटेशियम नाइट्रेट के? क्योंकि यार मोल कॉन्सेप्ट है एक तरह से अलग चैप्टर, तो मोल्स में थोड़ा अच्छा लगता है डील करना, है ना। 110 ग्राम ऑफ KNO3 में कितने मोल्स होंगे हमें पता है यार। क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास कर देंगे, हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट निकल के आ जाएगा। 110 डिवाइडेड बाय पोटेशियम नाइट्रेट का मोलर मास क्या होगा? 39 + 14 + 16 × 3, मेरे ख्याल से 101 होगा। तो 110 डिवाइडेड बाय 101, 110 डिवाइडेड बाय 101 करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KNO3 आ गया। तो हम क्या कर सकते हैं, हमें क्वेश्चन में पूछा है कि अमाउंट ऑफ HNO3 विच इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 110 ग्राम ऑफ KNO3। हम ये भी बोल सकते हैं कि अमाउंट ऑफ HNO3 विच इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 110 डिवाइडेड बाय 101 मोल्स ऑफ KNO3, ये भी बोल सकते हैं। अब हमें क्या निकालना है, एक तरह से अमाउंट निकालना है HNO3 का, जो कि रिक्वायर है 110 ग्राम KNO3 को प्रोड्यूस करने में। सही है। तो हम क्या करते हैं, मोल्स ऑफ HNO3 निकाल लेते हैं ना। अब मोल्स ऑफ HNO3 हमें पता चल जाएगा
तो हम क्या करेंगे, मोलर मास से बस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, अमाउंट निकल के आ जाएगा HNO3 का, जो कि हमें रिक्वायर है 110 ग्राम ऑफ KNO3 प्रोड्यूस करने में। अब आगे देख लेते हैं। सही है, नंबर ऑफ मोल्स इन 110 ग्राम ऑफ KNO3 निकाल लीजिए, तो 110 अपॉन में 101। अब हम यहाँ पर से हम रिएक्शन को है ना ध्यान से देखते हैं कि भाई है क्या ये रिएक्शन है क्या। 4 मोल्स ऑफ HNO3 से 3 मोल्स ऑफ KNO3 प्रोड्यूस होता है, ठीक है भाई। 4 मोल्स ऑफ HNO3 से 3 मोल्स ऑफ KNO3 प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अब हमने देखा तो हम इसको ये कंक्लूड कर सकते हैं, व्हेन 4 मोल्स ऑफ HNO3 रिएक्ट्स 3 मोल्स ऑफ KNO3 इज प्रोड्यूस। तो हम यहाँ पर यूनिटरी मेथड का सिंपल यूज करके हम क्या बोल सकते हैं, व्हेन 4/3 मोल्स ऑफ HNO3 रिएक्ट्स 1 मोल ऑफ KNO3 इज प्रोड्यूस, ये बोल सकते हैं। सही है। अब हमें क्या निकालना है कि मोल्स कितने रिक्वायर हैं HNO3 के 110 अपॉन में 101 मोल्स ऑफ KNO3 को प्रोड्यूस करने के लिए। तो वो तो हम निकाल सकते हैं ना, 4/3 से 1 प्रोड्यूस हो रहा है, 4/3 मोल्स ऑफ HNO3 से 1 मोल ऑफ KNO3 प्रोड्यूस हो रहा है, तो 4/3 मल्टीप्लाइड बाय 110 डिवाइड बाय 101 से हमारे पास 110 डिवाइड बाय 101 मोल्स ऑफ KNO3 प्रोड्यूस होगा। सही है। जब हम एक बार हमने यहाँ पर से क्या निकाल लिया, मोल्स ऑफ HNO3 which is required to produce 110 अपॉन में 101 मोल्स ऑफ KNO3, हमने ये निकाल लिया। सही है। तो बस हमें क्या करना है, अब अमाउंट निकालना है HNO3 का। अभी तक हमारा एम तो फुलफिल नहीं हुआ है ना, हमें तो अमाउंट बताना है आंसर में। तो वो कैसे निकालेंगे, बस हमें मोल्स तो निकालेगा जो कि हमारे पास आए 4/3 इंटू 110 डिवाइड बाई 101, हमारे पास मोल्स आ गए जो कि रिक्वायर हैं किसके, HNO3 के। ठीक है। बस अब उसको हम मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो हमारा आंसर है वो आ जाएगा। मोल्स ऑफ HNO3 इंटू मोलर मास ऑफ HNO3 क्या हो जाएगा, 4/3 इंटू 110 डिवाइड बाई 101 इंटू 63। अब यहाँ पर हम यार ऑप्शन के पास जाते हैं, तो ऑप्शन में हमने देखा भाई कि यहाँ पर देखा कि बहुत अलग अलग से नंबर दे रखे हैं, मतलब आसपास नहीं दे रखे, तो मतलब कि हम अप्रॉक्सीमेशन का आराम से यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। 30, 70, 90 इतना मतलब काफ़ी डिफरेंस है, तो हम आराम से अच्छी खासी अप्रॉक्सीमेशन यूज़ कर सकते हैं। तो हमने देखा तो 4 इंटू 110 डिवाइड बाई 3 इंटू 101 मल्टीप्लाइड बाई 63, तो 3 और 63 ये तो कैंसिल ही हो रहा है। 21 में जिया ऊपर, 21 ऊपर है और नीचे 101 है, तो ये 20 इंटू 5 क्या होता है हमारे पास 100 होता था, तो ऊपर 21 है और नीचे 101 है। तो यार मैं कर देता हूँ ना अप्रॉक्सीमेशन के लिए, 20 ऊपर है, 21 ऊपर है और नीचे 101 है, तो मैं डिनोमिनेटर में सीधा 5 लिख देता हूँ, इतना तो आ ही रहा होगा। और 4 अब के बचा के हमारे पास 4 इंटू 110 डिवाइडेड बाई 5, तो 110 डिवाइडेड बाई 5 क्या होता है हमारे पास 22 हो जाएगा। 22 इंटू 4 क्या हो जाएगा 88 हो जाएगा। भाई मैंने लिखने की भी जरूरत नहीं है, कुछ ऐसे दिमाग से कैलकुलेट होकर ऐसे निकल रहा है। सही है। और जानबूझ के इतना ज़्यादा कैलकुलेशन ऐसे दिखा रही कि कितनी ज़्यादा होगी, पर हमने ऑप्शन भी देखा तो हमें पता चल गया भाई अप्रॉक्सीमेशन तो हम आराम से यूज़ करेंगे। 88 आ गया आंसर हमारा। अब 88 आया हमारा, तो ऑप्शन में देखा 32 हो सकता नहीं हो सकता, 769.4 हो सकता नहीं हो सकता, 91.5 हो सकता है भाई, हाँ ये हो सकता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 आंसर आ गया। अब मैं समराइज कर देता हूँ उस वाले आंसर में भी सोल्यूशन को। भाई हमने क्या करना था, अमाउंट ऑफ HNO3 निकालना है विच इज़ रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 110 ग्राम ऑफ KNO3। तो मैंने कुछ नहीं करा, बस मैंने ये निकाल लिया कि मोल्स ऑफ HNO3 विच इज़ रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 110 डिवाइडेड बाय 101 मोल्स ऑफ KNO3, मैंने ये निकाल लिया। अब मेरे पास मोल्स निकल के आ गए HNO3 की जो कि रिक्वायर्ड है, तो बस मैंने उसको मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दिया, जैसे ही करा हमारे पास अमाउंट निकल के आ गया। बहुत ईजी था। और हमें मेंस का सवाल था, ये तो बहुत जल्दी हो रहा था, वो तो मैंने ऐसे बेकार की चीज़ें लिख रखी है ना, बेकार की क्या मतलब थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रखी है और थोड़ा एक्सप्लेन ज़्यादा करके लिख रखे हैं, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधा आपको बस ये तो दिमाग से ही हो रहा है सारा का सारा। वैसे कैलकुलेशन भी दिमाग से हो जाएगी जैसे मैंने बताई है। बस हो गया। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं हम। सही है, चलते हैं हम। अब क्वेश्चन सेकंड है, आप 1.84 मिलीग्राम सैंपल ऑफ पॉलीहाइड्रिक अल्कोहलिक कंपाउंड एक्स, एक पॉलीहाइड्रिक अल्कोहलिक कंपाउंड है, इसको इसमें क्वेश्चन के अंदर एक्स बोल रखा है, और इसका जो मास गिवन है ना वो है 1.84 मिलीग्राम। ठीक है। और मोलर मास कितना दे रखा है इसका 92 ग्राम।
पर मोल, मोलर मास दे रखा है 92 और बोला है कि गिव 1.344 ml ऑफ H2 गैस एट HTP, मतलब पॉलीहाइड्रिक अल्कोहलिक कंपाउंड HTP पे 1.344 मोल ऑफ H2 प्रोड्यूस कर रहा है। अच्छा भाई, और हमें क्या बोल रखा है, द नंबर ऑफ अल्कोहलिक हाइड्रोजन प्रेजेंट इन कंपाउंड एक्स एस, नंबर ऑफ अल्कोहलिक हाइड्रोजन बताने जो कि प्रेजेंट है एक्स के अंदर। यार अब थोड़ा हम दिमाग लगाते हैं तो यार हमें ये बात, जो इस वाले क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम क्या कर रहा है, मुझे लगता है कि इसमें जो प्रॉब्लम कर रहा है ना, बस पॉलीहाइड्रिक अल्कोहलिक कंपाउंड एक्स ये कर रहा है। तो थोड़ा भारी भरकम सा वर्ड लग रहा है ना, तो हम चलो सिंपल कर देते हैं इसको। अल्कोहल क्या होता है, जनरल फॉर्मूला क्या होता है अल्कोहल का, तो बोलोगे ROH है ना। ROH वो मोनोहाइड्रिक अल्कोहलिक कंपाउंड हो गए, अल्कोहलिक कंपाउंड होगा। अगर मैं बोलूँ ROHX तो फिर वो क्या हो जाएगा, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहलिक कंपाउंड, पॉलीहाइड्रोजन, तो ROHX। तो भाई ये क्या हो जाएगा हमारे पास, जनरल फॉर्मूला हो जाएगा पॉलीहाइड्रिक अल्कोहलिक कंपाउंड का। अभी दिखाऊंगा आंसर कैसे, अभी तो बस दिमाग में ना करने की कोशिश, क्योंकि मेंस भी जल्दी जल्दी करना पड़ेगा तुम्हें और मुझे, तो हमें दिमाग में ज़्यादा से ज़्यादा सोचना पड़ेगा। पॉलीहाइड्रिक अल्कोहलिक कंपाउंड क्या होता है, ROHX होता है। ये तो जनरल फॉर्मूला हो गया, इसका भी दे रखा है 1.84 मिलीग्राम दे रखा है, और ये इसका तो मोलर मास है वो भी दे रखा है, और हमें बोल रखा है हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो रहा है उसका भी अमाउंट दे रखा है, और HTP दे रखा है। पर हमें बताना नंबर ऑफ अल्कोहलिक हाइड्रोजन प्रेजेंट इन द कंपाउंड एक्स। ये देखो ROHX से प्रोड्यूस हो रहा है हाइड्रोजन, सही है। ROHX से प्रोड्यूस हो रहा है हाइड्रोजन, सही है। अब हमें देखें कि आज जब ये रिएक्शन को हम देख रहे हैं तो हम बोल सकते हैं कि जो ROHX के अंदर जो भी हाइड्रोजन होगा है ना, तो उसका जो वेट होगा, उसका जो मास होगा, वो ही तो राइट हैंड साइड में होगा। मास जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो रही है उसी से तो हो रही है, तो हम बोल सकते हैं मास ऑफ H ऑन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू मास ऑफ H ऑन राइट हैंड साइड। ये वाली बात हो गई। अब भाई हमें कैसे निकालेंगे मास ऑफ H ऑन लेफ्ट हैंड साइड, हम कैसे निकालेंगे, हम इजीली निकाल सकते हैं। हम निकालेंगे टोटल नंबर ऑफ मोल्स विच आर प्रेजेंट इन लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास, और उसको ही हम इक्वेट कर देंगे टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट ऑन राइट हैंड साइड मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास ऑफ H, सही ना। हमें बस ये करना है। अब बस टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H ऑन लेफ्ट हैंड साइड निकालना है, वो कैसे निकलेगा आइए हम देखते हैं। यार इसमें बोल रखा है पॉलीहाइड्रिक कंपाउंड का भी थोड़ा वो दे रखा है ना, मास दे रखा है, तो उसका भी कुछ मोल्स होंगे, उसके भी कुछ मोल्स होंगे, और हमें दे रखा है X भी दे रखा है, मतलब ROHX है, तो मतलब ये भी कंट्रीब्यूट कर रहा होगा मोल्स ऑफ X को निकालने के। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर यार Z इंटू X इंटू 1 जो हो जाएगा हमारे पास क्या हो जाएगा, मास ऑफ H ऑन लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा, और जो Z इंटू X है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ H ऑन लेफ्ट हैंड साइड निकल के आ जाएगा। थोड़ा दिमाग से सोचोगे तो बहुत सिंपल है, Z इंटू X क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H ऑन लेफ्ट हैंड साइड, और फिर बस मैंने मोलर मास ऑफ H से मल्टीप्लाई कर दिया, बस ये होगा। लेफ्ट हैंड साइड हमारी सॉल्व हो गई। राइट हैंड साइड पे जाते हैं, y इंटू 2 इंटू 1, y इंटू 2 क्या हो जाएगा भाई, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H ऑन राइट हैंड साइड हो जाएगा। फिर बस मैंने उसको मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दिया, हमारा काम खत्म। हमें X ही तो निकालना है भाई, एक तरह से बस X ही तो निकालना है, एक इक्वेशन फॉर्म करनी थी, X निकालना था, सही है। नंबर ऑफ अल्कोहलिक हाइड्रोजन प्रेजेंट इन कंपाउंड X, तो बस हमें X ही तो निकालना है। ये कंपाउंड X ये अलग है, ये तो कैपिटल में लिखा हुआ है यहाँ पर, समझ रहे, ये वो वाला X है, कंपाउंड वाला X नहीं है। यहाँ पर मैंने जो X लिया है वो ये है ROHX, वो जो X है ना, ये एक तरह से नंबर ऑफ क्या बता रहा है, अल्कोहलिक ग्रुप बता रहा है ना, नंबर ऑफ अल्कोहलिक ग्रुप बता रहा है, सही है। तो अब हमने क्या करा, लेफ्ट हैंड साइड को हमने राइट हैंड साइड से इक्वेट कर दिया, 2 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻5 इंटू X इज इक्वल टू 6 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 2 इज इक्वल। अब इसको X करके सॉल्व कर सकते हैं। अब बोलोगे यार ये क्या लिख रखा है यहाँ पर, 1.4 इंटू 10⁻³ अपॉन 92 और 6 इंटू 10⁻⁻5, ये कहाँ से आ गया भाई, वैसे ही करा है ना हमने, हमें पता ही है। हमें अमाउंट ऑफ पॉलीहाइड्रिक कंपाउंड का दे रखा है, कितना है 1.84 मिलीग्राम है, उसको मैंने ग्राम में कन्वर्ट कर लिया, फिर उसको मैंने मोलर मास भी दे रखा है कंपाउंड का, तो गिवन मास अपन में मोलर मास क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स हो गया, सही है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पॉलीहाइड्रिक कंपाउंड हो गया, और जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पॉलीहाइड्रिक कंपाउंड है वही तो हमारा Z है। और हमारा अगर मोल्स ऑफ H2 निकालना है, H2 गैस इवॉल्व निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे भाई,
हमें पता है एसटीपी कंडीशन दे रखे, तो एक मोल गैस जो है वो 22.4 लीटर ऑक्यूपाई करती है। और हमारे पास टोटल अमाउंट ऑफ H2 गैस भी दे रखा है, जो कि हमारे पास 1344 इंटू 10⁻⁻6 लीटर इतना दे रखा है। तो जब मैं जो गिवन अमाउंट है हाइड्रोजन का लीटर के अंदर, उसको अगर 22.4 से डिवाइड कर दूंगा तो हमारे पास निकल के आ जाएंगे ना मोल्स ऑफ H2 गैस इवॉल्व, जो कि हमारे पास सॉल्व करके आ जाएगा 6 इंटू 10⁻⁻5 मोल्स। अब भाई इसको बस मैंने y की जगह 6 इंटू 10⁻⁻5 पुट करा है, z की जगह बस मैंने 1.84 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई 92 पुट करा है, बस सॉल्व करी, x का वैल्यू निकल के आ गई मेरी। और मैंने x को क्या माना है, नंबर ऑफ अल्कोहलिक कंपाउंड प्रेजेंट इन कंपाउंड XH, जो है हमारा वो 6 हो गया। नंबर ऑफ अल्कोहलिक हाइड्रोजन, यहाँ पर कंपाउंड नहीं लिखना था, यहाँ पर गलती से मैंने कंपाउंड लिख दिया, यहाँ पर हाइड्रोजन होना चाहिए। तो नंबर ऑफ अल्कोहलिक हाइड्रोजन प्रेजेंट इन कंपाउंड X इज 6। ठीक है भाई, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया तो या कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं रिप्लाई कर दूंगा। अभी तो इतना चैनल, अभी तो पहली वीडियो चल रही है तो अभी तो कर ही सकता हूँ आराम से, उसके बाद देखा जाएगा, अभी तो कर ही सकता हूँ। और आपका कोई मेथड है तो वो भी बताना, कोई नया मेथड हो, अच्छा मेथड हो, तो मेरी भी तो नॉलेज इंप्रूव होगी ना, क्योंकि मैं भी सीख रहा हूँ, आप भी सीख रहे हो, मैं तो आपका दोस्त को बस एक तरह से हेल्प कर रहा हूँ सामने बैठ के, और कुछ नहीं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं यार। हाँ भाई, एक रिएक्शन दे रखी है इसमें तो सिंपल रिएक्शन दे रखी है, नाइट्रोजन डाइहाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है और अमोनिया फॉर्म हो रहा है। फिर तो इजी से दिख रही है काफी, और चल आगे पढ़ते हैं। कंसीडर द रिएक्शन if 20 gram of dinitrogen reacts with 5 gram of dihydrogen, then the limiting reagent of the reaction and the number of moles of ammonia formed respectively are। अच्छा, एक रिएक्शन से दे रखी थी हमें बोल रखा है 20 ग्राम अगर डाइनाइट्रोजन रिएक्ट कर रही है 5 ग्राम डाइहाइड्रोजन के साथ, तो हमें बता दें लिमिटिंग रिएजेंट क्या है इस वाली रिएक्शन के अंदर, और मोल्स ऑफ अमोनिया जो कि फॉर्म होगा अगर हम 20 ग्राम डाइनाइट्रोजन लेते हैं और 5 ग्राम डाइहाइड्रोजन लेते हैं तो। सही है भाई, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। ये जहाँ पे मास आता है ना, तो मेरे को तो मन करता है मोल्स में कन्वर्ट करने का। 20 ग्राम डाइनाइट्रोजन के अंदर कितने मोल्स होंगे वो निकाल लूँगा, 5 ग्राम डाइहाइड्रोजन के अंदर कितने मोल्स होंगे वो निकाल लूँगा आराम से, है ना भाई, ये तो हम निकाल ही सकते हैं। और लिमिटिंग रिएजेंट तो बताओ था वो भी कैसे निकालते हैं। देखो गिवन रिएक्शन दे रखी है, हमारा एम क्या है जी, हमारा एम है टू आइडेंटिफाई लिमिटिंग रिएजेंट एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया फॉर्म। अच्छा, जो गिवन रिएक्शन है वो हमें कुछ आइडिया तो दे रही है। देखो अगर हम देखते हैं तो पढ़ते हैं रिएक्शन को पढ़ा कैसे जाता है। जब 1 मोल डाइनाइट्रोजन का 3 मोल हाइड्रोजन डाइहाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो हमारे पास 2 मोल्स ऑफ अमोनिया फॉर्म हो जाएगी। ये तो बोल रही है ना रिएक्शन, ये तो रिएक्शन बोल रही है, मैं नहीं बोल रहा, रिएक्शन बोल रहे हैं। 1 मोल जब डाइनाइट्रोजन 3 मोल्स ऑफ डाइहाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगी तो 3 मोल्स ऑफ अमोनिया फॉर्म होगा। ठीक है भाई, 2 मोल्स ऑफ अमोनिया फॉर्म होगा। अब हम देखते हैं, हमें अमाउंट गिवन है पहले से क्वेश्चन के अंदर कि हमें 20 ग्राम डाइनाइट्रोजन का लेना है और 5 ग्राम डाइहाइड्रोजन का लेना है, उससे हमें रिएक्शन करनी है। सही है, और इसमें हमें लिमिटिंग एजेंट बताना है और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH3 अमोनिया जो कि फॉर्म हो रहे हैं। सही, तो 20 ग्राम डाइनाइट्रोजन के अंदर कितने मोल्स होंगे भाई, गिवन मास अपॉन में मोलर मास, गिवन मास अपॉन में मोलर मास नहीं करना आता हमें। 20 हमें पास क्या दे रखे हैं, गिवन मास। मोलर मास क्या होता है डाइनाइट्रोजन का, मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन क्या होता है 40 इंटू 2 28, 20/28 क्या हो जाएगा मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस। और अब हम 5 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस जो कितने मोल्स कंटेन कर रही होगी, 5/2 मोल्स। गिवन मास क्या है 5 है, मोलर मास क्या होता है डाइहाइड्रोजन का 2 होता है, 5/2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस। सही है, अब यहाँ पर हमने देखा ही था ना, जैसे वो एनालिसिस करी थी हमने जब रिएक्शन की 1 से 3 बन रहा है। सही, 1 से 3 बन रहा है, तो हम अगर एज्यूम कर ले कि 20/28 जो मोल्स है नाइट्रोजन के वो सारे के सारे यूज़ हो जा रहे हैं, तो मतलब अगर एक होता तो 3 यूज़ होता। अगर 20/28 मोल्स ऑफ डाइनाइट्रोजन है तो फिर कितनी हमारे पास डाइहाइड्रोजन होनी चाहिए, 3 इंटू 20/28 होनी चाहिए। सही, अब हमने 3 इंटू 20/28 देखा, तो इसको जब हमने कैलकुलेट करा तो ये 15/7 निकल के आ गया। 15/7 क्या होता है हमारा, 15/7 हमारा 5/2 से कम होता है ना भाई।
15/7 हमारा 2.5 से हमारा कम होता है ना, 15/7 क्या हो जाएगा हमारे पास, 2.1 के आसपास हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं जो H2 गैस है वो हमारी किस में प्रेजेंट है, वो हमारी एक्सेस में प्रेजेंट है। मतलब जितनी हमारे पास 2.5 मोल्स थे हाइड्रोजन के, उसमें से बस हमारे 15/7 मोल्स यूज हुए हैं। तो मतलब एक्सेस में हो गई हाइड्रोजन गैस। अगर हाइड्रोजन गैस अगर हमारी एक्सेस में है प्रेजेंट, तो हमारे डाई नाइट्रोजन किस में प्रेजेंट होगा, लिमिट में प्रेजेंट होगा। तो नाइट्रोजन क्या हो गया, डाई नाइट्रोजन लिमिट में हो गया। तो डाई नाइट्रोजन क्या है, लिमिटेड रिएजेंट है बस। अब हम फिर से रिएक्शन पर जाते हैं। तो हमने एक तो अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। देखो हमें पूछा था, क्या पूछा था भाई, कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है, वो तो हमने निकाल लिया भाई। हमारा फर्स्ट ऑप्शन नहीं हो सकता, सेकंड ऑप्शन नहीं हो सकता, हमारा जो ऑप्शन हो सकता है 3 या 4 हो सकता है। हमें बताना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया फॉर्म जो की हुई है। निकाल देंगे ना यार, कैसे निकालेंगे। जब एक मोल डाई नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करा तो 2 मोल्स ऑफ अमोनिया फॉर्म हुआ, 1 से 3, 3 से 2। सही है। अगर हम और डाई नाइट्रोजन हमारे पास 20/28 है, तो हमारे पास डाई हाइड्रोजन कितनी यूज होगी, 3 × 20/28। और अमोनिया कितनी फॉर्म होगी, 2 × 20/28। सिंपल यूनिटरी मेथड है। तो ये तो मतलब 11th में तो बेकार में, मतलब बस हमें अप्लाई कर रहे हैं हम कुछ जो हमने पहले पढ़ रखा है। मतलब मैं भी और आप भी साथ सेम ही एज के हैं, साथ में पढ़ रहे हैं, बस और कुछ नहीं है। सही है। 2 × 20/28। हम इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, 22 से 28, 14, 20/14 कितना हो जाएगा भाई हमारा, 10/7। 10/7 क्या होता है, 1.42 होता है। कर लोगे भाई। अगर इसमें भी अगर कोई दिक्कत है तो फिर से कमेंट बॉक्स पे जाना, अपनी प्रॉब्लम लिखना, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। अगर कोई मेथड है अच्छा तो वो भी लिख सकते हैं। और अगर कोई फीडबैक है कि मैं समझा नहीं पा रहा है या फिर बेकार समझा रहा हूँ, तो वो भी लिख सकते हैं। अभी तो बस इम्प्रूव करना है, अभी तो स्टार्ट करिए जर्नी। सही है भाई। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। डाई नाइट्रोजन हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है और 1.42 मोल्स एमोनिया का मेरा फॉर्म होगा, है ना भाई। अब क्या करना है भाई हमें, अब फोर्थ क्वेश्चन करना है हमें। फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। चला यार, अगर हम फोर्थ क्वेश्चन देखें तो फोर्थ क्वेश्चन में क्या क्या आता है हम वो देखते हैं, फिर उसके बाद सोल्यूशन पे चलेंगे। इन द गिवन रिएक्शन, इसमें भी भाई हमें रिएक्शन दे रखी है, x + y + 3z गिव्स अस x, y, z 3। ठीक है, ये 2 एरो के डाल रखे, रिवर्सिबल रिएक्शन होती है जब ऐसा होता है। ठीक है। अब वो रखा है कि इफ 1 मोल ऑफ ईच ऑफ x एंड y with 0.05 मोल ऑफ z gives compound XYZ3। अगर हम 1 मोल x का लें, 1 मोल y का लें और z का हम 0.05 मोल लें, तो हमारे पास जो XYZ3 बनेगा, तो हमें XYZ3 जो बनेगा उस ईल्ड बतानी है ग्राम के अंदर। ठीक है, ये बस समझ रही। पहले एक रिएक्शन दे रखी है हमें बोल रखा है x बाई 1 मोल है, y हमारे पास 1 मोल है, z का भी कितना मोल है। तो हमें जब इस वाली सिचुएशन में तो ईल्ड क्या होगी XYZ3 की, हमें बस ये बताना और कुछ नहीं है। क्वेश्चन पढ़ के तुम खुद ही समझ गए होगे। वैसे तो हमने पहले रिएक्शन लिख दी भाई। रिएक्शन कहना क्या चाहती है ना, वो हमें समझना चाहिए पहले। मतलब जो रिएक्शन है वो ये बोल रहे हैं ना इसमें, अगर 1 मोल x का अगर 1 मोल y के साथ रिएक्ट करेगा और अगर z के 3 मोल होंगे, तो हमारे पास 1 मोल मिलेगा XYZ का। सही है। तो मैं इसको एरो के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देता हूँ। देख जैसे कि अगर हो गया 1 1 3 1, इसका मतलब क्या है, 1 मोल x अगर 1 मोल y के साथ रिएक्ट करेगा और z का अगर 3 मोल से रिएक्ट करेंगे, तो हमारे पास 1 मोल मिलेगा XYZ3 का। भाई ये वाली बात समझ आ गई। सही है। अब हमें बोला है कि इफ 1 मोल ऑफ ईच x एंड y विद 0.05 मोल ऑफ z गिव्स कंपाउंड XYZ3। तो हमें जो z का मोल्स है ना वो 0.05 दे रखा है। सही है। और यहाँ पर क्या बोल रखा है, x का 1 मोल हो, y का भी 1 मोल है। भाई अगर x का 1 मोल हो और y का 1 और मोल हो, तो भाई z के कितने मोल्स होने चाहिए, 3 मोल्स होने चाहिए, जिससे कि वो 1 मोल XYZ3 का बना दे।
पर इसमें क्या बोल रखा है, एक मोल एक्स का तो है, एक मोल वाई का भी है भाई, पर हमारे पास जो जेड के मोल्स है वो 0.05 ही है। तो भाई अब तुम ये वाली बात समझिए यार कि 0.05 जो है वो काफ़ी छोटा नंबर है, तो उसके वजह से ही जो पूरी रिएक्शन है वो चलेगी हिसाब से। तो अगर 0.05 अगर मोल है जेड के, तो 0.05/3 मोल्स होने चाहिए किसके, वाई के होने चाहिए, जिससे कि 0.05 मोल्स जो है जेड के वो सारे के सारे कंप्लीट यूज हो रहे हैं। अगर अगर एक एक मोल होता है इनका, तो भाई 3 मोल होने चाहिए थे ना जेड के, पर जेड के 3 मोल है ही नहीं, तो रिएक्शन किस हिसाब से चलेगी, जेड के हिसाब से चलेगी। अगर जेड के हिसाब से चलेगी तो 0.05 तो मैंने पहले लिख दिया ही। फिर मुझे पता है भाई वाई कितना होना चाहिए, 0.05/3 होना चाहिए, जिससे कि रिएक्शन हो पाए, फिजिबल हो पाए। और एक्स का भी कितना होना चाहिए, 0.05/3 होना चाहिए। ठीक है, अब इस सब पढ़ते हैं। भाई अगर 0.05/3 मोल्स ऑफ एक्स, अगर 0.05/3 मोल्स ऑफ वाई के साथ, और उसी के साथ तो हमारे पास 0.05 मोल्स हो जेड के, तो हमारे पास 0.05/3 मोल्स XYZ3 के प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, अब हमें बतानी क्या था, वो हमें ईड तो बतानी थी XYZ3 की, ईड और ग्राम में बतानी, तो भाई हम क्या करेंगे, मोल्स इंटू मोलर मास पता कर देंगे। मोल्स इंटू मोलर मास करेंगे तो रिक्वायर्ड मास मिल जाएगा हमें। 0.05/3 तो मोल्स तो आएगा, XYZ3 के कितने फॉर्म होंगे, अगर हम एक मोल एक्स का ले, एक मोल वाई का ले, और जेड का हुआ हम 0.05 मोल लेते, ये तो हमें पता चल गया मोल्स कितने फॉर्म होंगे XYZ3 के। अब बस मोल्स को मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो, हमारा जो आंसर है भाई वो आ जाएगा। देख लो, मैंने मोल्स को मल्टीप्लाई कर दिया, 0.05/3 इंटू मोलर मास। मोलर मास क्या है XYZ3 का, वो हमें दे ही रखा है, एक्स का भाई 10 है, 20 है, 30 है, सही है। तो बस हम इसको पुट कर देंगे और अपना आंसर निकाल लेंगे। 0.05/3 इंटू 30 + 90 120 हो गया भाई। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर है वो 2 आ जाएगा, सही है। बस इसका आंसर 2 हो गया। आई होप ये भी सवाल समझ आ गया होगा, अगर नहीं आया तो फिर से रिप्ले करो, और जो भी कुछ कहना हो तो कमेंट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स आपका ही है। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है यार, कंबशन ऑन कंप्लीट कंबशन 0.492 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड दे रखा है जिसका हमें मास दे रखा है कितना, हमें दे रखा है भाई 0.492। ठीक है, 0.492 हमें मास दे रखा है। अब हम क्या बोल सकते हैं, 0.492 ग्राम दे रखा है हमें मास ऑर्गेनिक कंपाउंड का, और उसको हम कंप्लीट कंबशन करवा रहे हैं भाई, कंप्लीट कंबशन करवा रहे हैं। वो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना उसके अंदर कार्बन है, HNO है। ठीक है भाई, अब वो है कि जब कंप्लीट कंबशन हो जाती है 0.793 ग्राम ऑफ CO2 एंड 0.4428 ग्राम ऑफ H2O जो है वो प्रोड्यूस हो रहे हैं। सही है, हमें बताना है परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन इन द कंपाउंड। सही है भाई, समझ गए। हमें कुछ भी नहीं है, हमें एक ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया, उसका गिवन मास है 0.492 ग्राम। अब क्या हुआ, उसको बोल रखा है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसके अंदर कार्बन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। सही है, अगर जब कंप्लीट कंबशन होता है उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का, तो हमारे पास से कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है और वाटर मिलता है। ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ आ गया होगा। और जो कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है उसका भी हमें मास दे रखा है, और वाटर जितना मिलता है उसका भी मास दे रखा है। अब हमें बताना है कि जो ऑक्सीजन है ना, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड था उसके अंदर है ना, परसेंटेज कॉम्पोजिशन बताना है ऑक्सीजन का, तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड था उसके अंदर। ठीक है, वो तो हम आराम से निकाल ही सकते हैं। कैसे निकालेंगे, देखो गिवन मास जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड का बोल दिया 0.492 ग्राम। लेट ऑर्गेनिक कंपाउंड बी एक्स, हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड कोई होगा तो हमने उसको बस बोल दिया भाई एक्स का एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। जब कंबशन रिएक्शन हो रही है तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन के साथ रिएक्ट करेंगे, X + O2 CO2 बना रहा है, वाटर बना रहे हैं, बैलेंस नहीं है, ऐसे ही दिखती है। तो अब क्या होता है, हमने देखा मास ऑफ ऑक्सीजन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, वो क्या होगा, मास ऑफ ऑक्सीजन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होगा, टोटल मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड माइनस मास ऑफ कार्बन प्लस मास ऑफ हाइड्रोजन। ये तो होगा जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 0.492 क्या है, ये मेरा टोटल मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि गिवन है हमें। और हम किस, और इसके बाद हम माइनस कर रहे हैं मास ऑफ कार्बन प्लस मास ऑफ हाइड्रोजन को। मास ऑफ कार्बन प्लस मास ऑफ हाइड्रोजन अगर एक बार हमारा निकल गया
तो भाई हम आराम से अपना क्वेश्चन जो है सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता चल जाएगा ना मास ऑफ ऑक्सीजन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है। और मास ऑफ ऑक्सीजन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर पता चल गया तो भाई फिर कुछ सवाल है इन परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन तो हम निकाल ही सकते हैं इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, है ना भाई। तो बहुत सिंपल हो जाएगा फिर। अब जो मास ऑफ कार्बन है इन ऑर्गेनिक कंपाउंड वो क्या होगा हमारा, वो हम कैसे निकालेंगे, ये बात है भाई। अगर ये क्रैक कर लिया तो भाई हमारा क्वेश्चन सॉल्व। मास ऑफ हाइड्रोजन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड निकाल दिया, वो निकाल दिया, ये दोनों चीज़ें निकाल दी, फिर क्वेश्चन सॉल्व हो गया हमारा। बस हम इसको दिमाग में लगाना कैसे निकाल। तो भाई जब हमने देखा यार, जब X प्लस O2 रिएक्ट कर रहा है तो CO2 प्लस वाटर बन रहा है। जो कार्बन है भाई वो ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर ही तो है भाई हमारा। जो X है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसके अंदर ही कार्बन है। और कहीं तो दिख नहीं रहा, ऑक्सीजन के अंदर कोई कार्बन थोड़ी ना होता है, प्लस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहे हो। सही है। अब जब हम देखें तो दिमाग से सोचें, ये यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो कार्बन का मास होगा वो तो इक्वली होगा ना, वो इक्वली होगा। यार ये बात समझ आ रही है यहाँ से। और एक और बात समझ आ रही है, जो लेफ्ट हैंड साइड हाइड्रोजन का मास होगा वो ही मास होगा हाइड्रोजन का राइट हैंड साइड में। और जो हाइड्रोजन और कार्बन है वो बस ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट है हमारे। तो हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, हमें दे रखी है ना एक इन्फॉर्मेशन, 0.793 ग्राम ऑफ CO2 जो है प्रोड्यूस हो रही है, और 0.4428 ग्राम ऑफ H2O वो प्रोड्यूस हो रही है। अब हम देखें मास ऑफ कार्बन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर निकालना हो तो हमें मास निकालना है ना, तो मोल्स इंटू मोलर मास करेंगे। अगर एक बार हमें मोल्स पता चल गए ना CO2 के, तो मोल्स वही मोल्स होंगे हमारे कार्बन डाइऑक्साइड के। जो कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स होंगे वही मोल्स होंगे कार्बन के। तो मोल्स को एक बार मैंने मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दिया, मेरे को मास ऑफ कार्बन आ गया। और हमने कैसे निकाले, राइट हैंड साइड में, जैसे ये CO2 है ना, ये मेरा CO2 है, CO2 का मेरे को मास दे रखा है भाई, गिवन मास हमें दे रखा है कितना प्रोड्यूस हो रहा है 0.7938 ग्राम। तो मैं इसको 0.7938 ग्राम को अगर मैं मोलर मास से डिवाइड कर देता हूँ उसके, तो मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 प्रोड्यूस पता चल गए। अगर हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 प्रोड्यूस पता चल गए तो मैं ये भी बता सकता हूँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन कितने हैं इसमें। अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन बता सकता हूँ तो फिर मैं उसका मास भी बता सकता हूँ, जो कि हमारा राइट हैंड साइड में कार्बन का मास है वो भी बता सकता हूँ। तो बस हो गए। तो 0.7938 डिवाइडेड बाई 44 इंटू 12 कर देंगे तो भाई हमारे पास क्या आ गया, मास ऑफ कार्बन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड आ गया। 0.7938 बाई 44 क्या है हमारे पास, मोल्स है कार्बन के, जो कि हमारे राइट हैंड साइड में प्रेजेंट है, उसकी हेल्प से निकाला है। ठीक है, तो बस हमारा 0.216 आ गया। वैसे हमने हाइड्रोजन के साथ तरह एक वाटर का मॉलिक्यूल 2 हाइड्रोजन कंटेन कर रहा है, यानी एक मॉलिक्यूल 2 हाइड्रोजन को कंटेन कर रहा है। सही है। तो मास ऑफ H इन ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होगा हमारा, है भाई, मास ऑफ H इन ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होगा हमारा। तो गिवन, पहले तो हम ये निकाल लेते हैं मोल्स कितने प्रोड्यूस होंगे H2O के, तो वो तो दे ही रखा है। गिवन मास हमें 0.4428 है, तो गिवन मास अपन में मोलर मास कर देंगे तो हमारे पास मोल्स ऑफ H2O प्रोड्यूस आ जाएंगे। मोल्स ऑफ H2O प्रोड्यूस आ गए तो फिर मोल्स ऑफ H2O प्रोड्यूस आ गए तो मोल्स ऑफ H प्रोड्यूस भी आ जाएंगे। मोल्स ऑफ H प्रोड्यूस आ गए इंटू हम मोलर मास कर देंगे तो हमारे पास मास भी आ गया। तो हमारे पास क्या हो गया, मास ऑफ H इन ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होगा 0.0491 ग्राम हो गया भाई। अब बस हमें मास ऑफ C इन ऑर्गेनिक कंपाउंड पता चल गया, मास ऑफ H इन ऑर्गेनिक कंपाउंड पता चल गया। समझ गए ना, यहाँ पर मैंने राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में जो कार्बन का मास होगा वो सेम होगा, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जो H का मास होगा वो भी सेम होगा। तो बस उसी के हेल्प से मैंने ऐसे करा। अब मास ऑफ कार्बन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड पता चल गया, मास ऑफ H इन ऑर्गेनिक कंपाउंड पता चल गया। अब मैं भाई क्या निकाल नहीं सकता, मेरे को ये दोनों चीज़ें तो बस जरूरत थी ना मास ऑफ ऑक्सीजन निकालने के लिए इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो मास ऑफ ऑक्सीजन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या हो जाएगा 0.492 माइनस ब्रैकेट लगा देंगे भाई। अगर मास ऑफ कार्बन प्लस मास ऑफ हाइड्रोजन करना है तो मास ऑफ मेरा कार्बन क्या आया था 0.216 आया था, और मास ऑफ हाइड्रोजन कितना आया था भाई हमारा 0.0492 ग्राम आया था। अब कर दिया बस सॉल्व, आ गया हमारे पास 0.2269 ग्राम। मुझे पता है यहाँ पर बहुत गंदी तरह लिख रखा है मैंने राइटिंग में, पर कोई बात नहीं है, एडजस्ट करना पड़ेगा। मैंने ये बहुत अच्छी राइटिंग देखी अपने हिसाब से। हाँ चलो आगे चलते हैं। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड अब निकाल सकते हैं। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होगा, वो तो निकाल ही सकते हैं, बचपन का खेल है। तो 0.2269
जो कि हमारे मास ऑफ ऑक्सीजन ऑर्गेनिक कंपाउंड डिवाइडेड बाय टोटल मास इन 200 वो तो निकाल लेंगे। अगर बस कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास जो आंसर है वो आ रहा है 46.11। कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी इसमें, है ना। इसमें कोई ऑप्शन भी नहीं है जो कि हम अप्रॉक्सीमेशन लगा दें। इसमें कैलकुलेशन कर लेना और फिर निकाल लेना आंसर आराम से 46.11, और हमारा जो आंसर आ गया वो आ गया 46। भाई इसमें कोई दिक्कत है ये भी तुम कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं यहाँ पर बता दूंगा तुम। चलो अब आगे चलते हैं। ये आ गया भाई हमारे पास क्वेश्चन एक और। इन द अबव रिएक्शन 5 ग्राम ऑफ टोलिन इज कन्वर्टेड इनटू बेंजल्डिहाइड। अच्छा, टोलिन जो है वो हमारा बेंजल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, वो 5 ग्राम है मतलब टोलिन, और जो ईल्ड परसेंटेज है वो 92% है। ये भी समझ आ गया हमें, है ना भाई, ये भी समझ आ गया। अब बोल रखा है द अमाउंट ऑफ बेंजल्डिहाइड प्रोड्यूसेस। यार ये तो बहुत ही ईजी सवाल हो गया, ये तो मतलब खो ही जाएगा, मतलब आई होप ये सबसे हो गया होगा, पर कोई बात नहीं है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, तो सीखने का ही टाइम है, अभी तो सीख ही रहे हैं हम दोनों मिलकर, सेम एज की है, सीख रहे हैं हम तो, बस कुछ कर ही रहे। इसको काम कर वो भी नहीं मैं देखो। चलो इधर रख देते अपने सर को। हाँ, और टॉलिन है, टॉलिन का तुम्हें स्ट्रक्चर दिख ही रहा होगा, बेंजल्डिहाइड है उसका भी तुम्हें स्ट्रक्चर दिख ही रहा होगा। भैया फॉर्मूला अब बस तुम मोलर मास तो निकाल सकते हो टॉलिन और इसका बेंजल्डिहाइड का। जब तुम मोलर मास निकालोगे टॉलिन का वो आ जाएगा 92 ग्राम, और जब तुम मोलर मास निकालोगे बेंजल्डिहाइड का वो आ जाएगा 106 ग्राम। सही है। अब हमें क्या है कि भाई टॉलिन का हमें 5 ग्राम दे रखा है ना, हमें 5 ग्राम दे रखा है हमें, तो अब इसको हम मोल्स भी निकाल सकते हैं ना फिर टॉलिन के कितने। 5 को डिवाइड कर दो बस मोलर मास से, उसके मोलर मास क्या है भाई टॉलिन का 92 है, तो 5/92 मोल्स आ गए। अब हमें वो रखा है 92% ईल्ड होनी चाहिए, मतलब जो टॉलिन जो है 5/92 जो होगा ना 5/92 का, तो वो कन्वर्ट हो रहा है बेंजल्डिहाइड के अंदर, है ना भाई। अब बस ईल्ड परसेंटेज दे रखी है हमें कितनी है 92 है, 92/100 को हमने मल्टीप्लाई करा जैसे 5/92 से, तो मोल्स ऑफ बेंजल्डिहाइड निकल के आ गए हमारे पास। सही ना, 92% ऑफ 5/92 ये तो करेंगे यार, 92/100 इंटू 5/92 92 कैंसिल हो गया हमारा। अब अमाउंट ऑफ बेंजल्डिहाइड प्रोड्यूस हम निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, मोल्स इंटू मोलर मास से। यार इसमें क्या है, मोल्स इंटू मोलर मास, मोल्स तो हमें निकल ही गए थे, वो कितने आए थे 5/100 इंटू मोलर मास हमने निकाले ही था अभी 106 आया था जो, तो बस निकाला तो हमारे पास आ गया 530 इंटू 10⁻²ग्राम्स। अब बोलोगे यार 5.3 लिख देना है, इतना तो वो कर रहा है भाई, तो वो तो पढ़, क्वेश्चन तो पढ़, क्या लिखा हुआ है बता। अमाउंट ऑफ बेंजल्डिहाइड प्रोड्यूस्ड इज डैश इंटू 10⁻²। इसमें 530 आंसर देना पड़ेगा। ऐसी गलती हो जाती है हम लोगों से, 53 लिख देंगे हम 5 लिख देंगे भाई, 5.3 आ रहा है भाई 5 लिख देते हैं, ऐसे करके गलती कर देते हैं कि जेई मीन्स ऐसी हमें पागल बना देता। चलो अब आगे चलते हैं, ये भी नहीं आया तो यार कोई बात नहीं, तुम कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर रिप्ले करके देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, वो है कि 250 ग्राम solution of D-glucose in water contains 10.8% of carbon by weight। 250 ग्राम हमारे पास डी ग्लूकोज है, सही है, इन वाटर, वो कंटेन कर रहा है 10.8% ऑफ कार्बन बाय वेट। अच्छा भाई, द मोलैलिटी ऑफ द सोल्यूशन इज नियरेस्ट टू। भाई ये तो वो है कॉन्सेंट्रेशन टर्म वाला क्वेश्चन है, जिसमें बस मोलैलिटी निकालनी है और तो कुछ है नहीं। मोलैलिटी निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे देखते हैं। डी ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, ग्लूकोज को तो सबको ही फॉर्मूला पता होगा, C6H12O6। एम क्या है हमारा भाई, टू फाइंड मोलैलिटी ऑफ द सोल्यूशन, सही है। अब टोटल जो अमाउंट है ना सोल्यूशन का वो कितना है, 250 ग्राम है हमारे पास। टोटल अमाउंट ऑफ द गिवन सोल्यूशन 250 ग्राम है। अब उसमें से बोला है कि हमारे पास 10.8% ऑफ कार्बन बाय वेट, तो हम कैसे निकालेंगे अमाउंट ऑफ कार्बन इन द गिवन सोल्यूशन, क्या हो जाएगा हमारा 10.8 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 250। ये तो भाई मैथ्स है, चाहिए नहीं, बस 27 ग्राम निकल के आ गया। अब 27 ग्राम हमारे पास कार्बन है, 27 ग्राम हमारे पास अगर कार्बन है तो मैं मोल्स निकाल सकता हूँ ना यार, 27/12 कर दूँगा, मास क्या बोलते हैं
गिवन मास अपॉन मोलर मास कर दूंगा, मोल्स निकल जाएंगे, क्या आ जाए 9/4 मोल्स आ गए। सही है। अब तुम ध्यान से ग्लूकोज का फॉर्मूला देखोगे ना यार, देखो C6H12O6 जो ये है, तो एक मोल जो ग्लूकोज का है ना वो 6 मोल्स कंटेन कर रहा है कार्बन के। 6 मोल्स कंटेन कर रहे हैं कार्बन के। हमें क्या निकालना है, मोलैलिटी निकालना है। भाई मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है भाई, मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केस। तो हम एक तरह से मोल्स ऑफ सोल्यूट निकालना है, और यहाँ पर हमारे पास सोल्यूट है क्या भाई, ग्लूकोज है ना हमारे पास सोल्यूट, तो यहाँ पर हमें मोल्स ऑफ ग्लूकोज निकालने हैं। हमने अभी मोल्स ऑफ कार्बन निकाले हैं, तो हम मास अगर मोल्स ऑफ कार्बन निकल गए तो हम मोल्स ऑफ ग्लूकोज भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, हमें पता है ग्लूकोज के अंदर एक मोल ग्लूकोज के अंदर 6 मोल होंगे कार्बन के। सही है। तो 1/6 एक मोल ग्लूकोज के अंदर 6 मोल्स होंगे कार्बन के, तो 1/6 मोल्स ऑफ ग्लूकोज के अंदर 1 मोल होगा कार्बन का। तो अब यहाँ पर हम यूनिटरी मेथड से भाई अपना निकाल सकते हैं 9/4 इंटू 1/6 मोल्स ऑफ ग्लूकोज के अंदर 9/4 मोल्स ऑफ कार्बन होंगे हमारे पास। सही है। और हमारे पास तो पता ही चल गया था मोल्स ऑफ कार्बन कितने निकल के आते हैं, हमारे पास 9/4 निकल के आए थे। तो हमें बस ये करना था 9/4 के हिसाब से कितने मोल्स होंगे ग्लूकोज के वो निकालना, तो वो तो हम यूनिटरी मेथड से हमने निकाल लिया, जो कि आ जाएगा 9/4 इंटू 6 9/24। ठीक है भाई। अब यहाँ पर हमने ये कर दिया, हमें पता चल गया भाई मोल्स ऑफ ग्लूकोज कितने हैं, मोल्स ऑफ ग्लूकोज भी पता चल गए। ठीक है, ये हो गया भाई। सही है। अब हमारे पास मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है यार, वो क्या था हमारे पास जो मोलैलिटी का फॉर्मूला था वो था मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मोल्स ऑफ सोल्यूट निकल गया हमारे पास जो कि ग्लूकोज है, जो कि हमारे पास है 9/24 मोल्स। अब मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी कैसे निकाले, सॉल्वेंट क्या है हमारा, वाटर है। सही है ना, वाटर है। अब उसको कैसे निकालेंगे भैया, उसको कैसे निकालेंगे भाई, इजी है। जैसे मास ऑफ सॉल्वेंट है वो क्या होता है मेरा भाई, मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस मास ऑफ सोल्यूट क्या होता है, मास ऑफ सोल्यूशन होता है। अब अगर मेरे को मास ऑफ सॉल्वेंट निकालना ही नहीं है तो मैं क्या करता हूँ, मास ऑफ सोल्यूशन माइनस मास ऑफ सोल्यूट कर देता हूँ, है ना। अब मास ऑफ सोल्यूशन क्या दे रखा है, 250 ग्राम दे रखा है, माइनस करना पड़ेगा मास ऑफ सोल्यूट। मास ऑफ सोल्यूट क्या निकाला था भाई, सोल्यूट ग्लूकोज है। मोल्स ऑफ हम निकाल ही चुके हैं ग्लूकोज के। अगर हम ग्लूकोज का मोलर मास कैलकुलेट कर दें C6H12O6 का, तो वो आता है 180। तो 9/24 इंटू 180 क्या हो जाएगा हमारे पास 60, क्या आ जाएगा 67.5 आ जाएगा। जब हम 250 माइनस 67.5 कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 182.5 ग्राम्स, आ जाएगा 182.5 ग्राम्स। सही है। अब हमारे पास भाई मोल्स ऑफ सोल्यूट भी आ गया है, हमारे पास भाई मास ऑफ सॉल्वेंट भी आ गया। तो फॉर्मूला लगाना है भाई, ये मत कर देना ग्राम के अंदर मास ऑफ सॉल्वेंट डाल दिया, केजी के अंदर करना पड़ता है पहले कन्वर्ट। मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी 9/24 डिवाइड बाई 182.5 ग्राम में था, तो इसको हमने इसलिए केजी में कन्वर्ट करा डिवाइड बाई 1000 करके। तो अब कैलकुलेशन करेंगे यार, इसमें 2.055 आ रहा है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली हम बोल सकते हैं 2.06 के। इसमें ऑप्शन दे रखे थे ना हमें, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारे पास, सेकंड ऑप्शन हमारा जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलो अब 8वें क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं हम लोग। लेट्स सी क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन की बातें हो रही हैं, है ना। चलो पढ़ते हैं। 8th क्वेश्चन आया, हीमोग्लोबिन कंटेन्स 0.34% ऑफ आयरन बाय मास। अच्छा, नंबर ऑफ, इसमें क्या है, हीमोग्लोबिन है वो 0.34% ऑफ आयरन कंटेन कर रहे हैं बाय मास। ठीक है। अब बोल रखे था नंबर ऑफ Fe एटम्स इन 3.3 ग्राम्स ऑफ हीमोग्लोबिन इज। हमें क्या बताया, नंबर ऑफ Fe एटम्स, Fe क्या होता है भाई, आयरन होता है ना, नंबर ऑफ आयरन एटम्स इन 3.3 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन इज। सही है। अब पहले ना यार इसमें ना बस पढ़ना आना चाहिए, जैसे हीमोग्लोबिन कंटेन 0.34% आयरन बाय मास है ना, हमें इसमें ना इसको पढ़ना आना चाहिए, इसका मतलब समझ आना चाहिए। क्या है इसका मतलब, होता है भाई कि हीमोग्लोबिन है ना, हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन है, ये तो बात सही है। अब कॉम्पोजिशन कैसी है वो बताता है, 0.34 ग्राम्स
आयरन है 100 ग्राम हीमोग्लोबिन के। ये जब भी ऐसा सेंटेंस लिखा ना, इसका मतलब यही होता है। 0.34% ऑफ आयरन बाय मास का मतलब है यहाँ पर 0.34 ग्राम्स ऑफ आयरन है कितने के अंदर, 100 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन के अंदर। देखो 0.34% ऑफ आयरन बाय मास मीन्स 0.34 ग्राम्स ऑफ आयरन इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन। जो मैंने अभी बोला था वही मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो 0.34 के अंदर 100 ग्राम है, वो सॉरी 100 ग्राम के अंदर 0.34 ग्राम आयरन है। सही है। तो भाई 1 ग्राम हीमोग्लोबिन के अंदर कितना ग्राम Fe होगा वो हम निकाल सकते हैं, 0.34 डिवाइड बाय 100। अब हमें क्या निकालना है, द नंबर ऑफ Fe एटम्स इन 3.3 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन निकालना है ना भाई। तो हम क्या करेंगे, 3.3 के अंदर कितने हमारे पास Fe कितने ग्राम आयरन होगा हमारे पास, 0.34 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 3.3। 0.34 डिवाइड बाय 100 इंटू 3.3 ग्राम होगा आयरन 3.3 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन के अंदर। भाई बस यूनिटरी मेथड है, तो कुछ भी नहीं कर रहा, एरो बना के बस मैं ऐसे ही कर रहा हूँ, दिमाग से पता चल सकता है ना। पर मैंने ऐसे करके बस एक्सप्लेन करने के लिए लिखा हुआ है, और तो कुछ है नहीं, बस यूनिटरी मेथड जो हम बचपन से पढ़ता है तो वो लगाना है। हमें पहले पता था 0.34 ग्राम आयरन है 100 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन के अंदर, तो बस हमने निकाले 3.3 ग्राम हीमोग्लोबिन के अंदर कितने आयरन होंगे, बस ये निकाले। अमाउंट ऑफ आयरन इन 3.3 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन जो है वो इतना है, जो कि सर्कल में जो लिख रखा है ना वो उतना है। अब देखें यहाँ पर हमें क्या, अभी तो क्वेश्चन सॉल्व थोड़ी ना हुआ है ना हमारा, हमें क्या करना था, हमें वही क्या करना था, हमें करना था हमें नंबर ऑफ Fe एटम्स बताने थे, हमें ग्राम थोड़ी ना बताना था। अब हमें ग्राम्स नहीं बताने तो मोल्स निकालने थे। तो क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स इन आयरन इन 3.3 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन क्या होगा भाई, क्या है भाई, हमें पता है ना जब भी मोल्स निकालने होते हैं हम क्या करते हैं, गिवन मास अपन में मोलर मास करते हैं 0। अब हमें पता ही है कि भाई हमारे पास कितना ग्राम है, तो गिवन मास को हमने डिवाइड कर दिया मोलर मास से। मोलर मास क्या होता है, आयरन का 56 होता है, तो हमने गिवन मास को बस मोलर मास से डिवाइड करा, नंबर ऑफ मोल्स निकल के आ गए Fe के। अगर नंबर ऑफ मोल्स अगर Fe के निकल के आ गए भाई हमारे पास, तो हम Fe एटम्स नहीं निकाल सकते यार। मोल, एक मोल कितना कंटेन करता है, कितने पार्टिकल्स कंटेन करता है एक मोल भाई, 6 इंटू 10⁻23 है ना। एन ने एवोगैड्रो नंबर तो पढ़ा ही है हमने, बस उसको जो मोल्स निकले उसको हमने एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, हमारा जो आंसर आया वो आया 1.2 इंटू 10⁻20, जो कि हमारे ऑप्शन में दिख रहा है साफ साफ, दिख रहा है ना। तो ये मत बोलना यार कि यहाँ पर बताएं, यहाँ पर तो ये थर्ड ऑप्शन तो दिख रहा है वो ये 1.21 इंटू 10⁻20 पूरे। ये वाला क्वेश्चन भी आपको मुझे लगता है समझ आ गया अभी बा। अब हम चलते हैं नए क्वेश्चन पे, जो है क्वेश्चन नंबर 9। क्लोरोफिल, हीमोग्लोबिन, ऐसे ऐसे वर्ड्स आ रहे हैं, देखो आ रहा है क्लोरोफिल। पहले तो ह्यूमन के अंदर होता है हीमोग्लोबिन, प्लांट्स के अंदर क्लोरोफिल होता है, तो कुछ ही होगा। जैसे क्लोरोफिल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द क्रस्ट ग्रीन लीव्स वाज डिसॉल्व्ड इन वाटर। क्लोरोफिल एक ग्रीन लीव्स ली, हमने उसको क्रश किया, उसके अंदर से हमें क्लोरोफिल निकाला, उसको हमने पानी के साथ डिसॉल्व कर दिया और एक सोल्यूशन बनाया 2 लीटर का, जिसमें मैग्नीशियम की जो कॉन्सेंट्रेशन थी वो 48 ppm थी। सही है, ये ppm क्या बताया अभी समझेंगे क्यों नहीं समझेंगे, 48 ppm थी। द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ मैग्नीशियम इन दिस सोल्यूशन इज x इंटू 10⁻20 एटम्स। सही है भाई, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ मैग्नीशियम इन द सोल्यूशन इज x इंटू 10⁻20 एटम्स। अब हमें x की वैल्यू की बतानी है। सही है भाई, ये मतलब है ना, ये थोड़ा फॉर्मूला बेस्ड है, पैसे बहुत ही सही। हमें बोल रखा है टोटल वॉल्यूम जो है सोल्यूशन का वो 2 लीटर है, मैग्नीशियम की कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है 48 ppm है। हमें पता होना चाहिए तो स्ट्रेंथ है ना वो पढ़ाई गई होगी, जब आपने थ्योरी क्लासेस अटेंड करी होगी, तो ppm होता है वो क्या होता है, टोटल मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। फिर और जब हम स्ट्रेंथ को 10⁻3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ppm कॉन्सेंट्रेशन निकल के आ जाती है। सही है, तो अगर हम स्ट्रेंथ निकाले, पहले स्ट्रेंथ निकाल रहे हैं, स्ट्रेंथ कैसे निकलेगा,
टोटल मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम, सही है। और हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था नंबर ऑफ एटम, द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ मैग्नीशियम इन दिस सोल्यूशन। तो हमें पता नहीं है ना अभी, तो मास ऑफ मैग्नीशियम थोड़ी ना पता, तो मास ऑफ मैग्नीशियम बस मैंने लिख दिया डिवाइडेड बाय, और हमारे पास टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन क्या रखा है, 2 दे रखा है, इंटू 10⁻³ से मल्टीप्लाई करा, इक्वल्स टू हमने 48 कर दिया, बस हमने मास ऑफ मैग्नीशियम निकल के आ गया। मास ऑफ मैग्नीशियम निकल के आ गया हमारा एक बार, तो हम मोल्स भी निकाल सकते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास निकल गया हमारा, मोल्स भी निकल गए। जब मोल्स निकल गए भाई, तो नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकलेंगे, बस एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ही हमने एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई किया हमने भाई, तो वैसे ही हमारा आंसर जो है वो आ गया। 4 इंटू 10⁻³ इंटू एन क्या होता है भाई हमारा, 6 इंटू 10⁻23, हमने मल्टीप्लाई करा 24 इंटू 10⁻20 आ गया। अब यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या हो गई, 24 हो गई। एक तुम्हें एडिशनल फॉर्मूलेस बता दे, तो स्ट्रेंथ का जो फॉर्मूला होता है वो होता है नॉर्मैलिटी इंटू इक्विवेलेंट मास भी होता है, और स्ट्रेंथ जो होता है हमारा वो मोलैरिटी इंटू मोलर मास भी होता है। ये दोनों भी याद रख रहे हैं, यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ी, पर हाँ याद रखनी चाहिए कि एक बेसिक फॉर्मूला तो यही है, टोटल मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, और एक फॉर्मूला हो गया नॉर्मैलिटी इंटू इक्विवेलेंट मास, और एक हो गया मोलैरिटी इंटू मोलर मास। अब आ जाते हैं 10th क्वेश्चन पे। आइए बस ये और एक और क्वेश्चन बचा है, फिर हमारा काम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। When 800 ml of 0.5 molar nitric acid is heated in beaker, 800 ml नाइट्रिक एसिड हीट किया हमने। When 800 ml of 0.5 nitric acid is heated in beaker, its volume is reduced to half, आधी हो गई। 11.5 ग्राम of nitric acid is evaporated, sorry, ठीक है। The molarity of the remaining nitric acid solution is x into 10⁻⁻2 molar। हमें बस ये बताना है, मोलैरिटी निकालनी है, इसमें भी निकाल लेंगे, पर मोलैरिटी किसकी निकालनी है, रिमेनिंग नाइट्रिक एसिड सोल्यूशन की, सही है। क्योंकि हम जब हीट किया ना तो वो वॉल्यूम आधा हो गया, और जो 11.5 ग्राम ऑफ नाइट्रिक एसिड का वो उड़ गया। ये 800 ml जो है वो सोल्यूशन का नेट वॉल्यूम है, सही है ना। वो 0.5 मोलर नाइट्रिक एसिड, सही है ना भाई, 0.5 मोलर नाइट्रिक एसिड। हमें कॉन्सेंट्रेशन बता रखे नाइट्रिक एसिड के, और कुछ नहीं। अब हम किसको भी सॉल्व कर सकते हैं आराम से। मोलैरिटी ऑफ नाइट्रिक एसिड सोल्यूशन क्या है, 0.5 मोलर है। मोल्स ऑफ नाइट्रिक एसिड इन सोल्यूशन नहीं निकाल सकते क्या, नहीं निकाल सकते क्या, निकाल सकते हैं ना। मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम क्या होता है, मोल्स होता है, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम होता है, मोल्स होते हैं। तो 0.5 को जब मैंने टोटल वॉल्यूम से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 0.4 आया, जो कि हमारे पास क्या हो गया, 0.4 मोल्स थे हमारे पास नाइट्रिक एसिड के। अब मैं मोल्स को निकल गए। अब मेरे जो मोल्स जो इवेपोरेट हुए हैं ना नाइट्रिक एसिड के, वो क्या होंगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास, कितना मास है नाइट्रिक एसिड का इवेपोरेट हो गया, 11.5। 11.5 डिवाइडेड बाय 63 करेंगे तो हमारे पास आ गया नंबर ऑफ मोल्स इवेपोरेटेड नाइट्रिक एसिड के। मोल्स ऑफ नाइट्रिक एसिड लेफ्ट कितने बचेंगे वही हमारे पास, जो हमारे पास इनिशियल थे, फिर जो फाइनल जो मतलब उड़ गए, तो मेरे पास फाइनल आ जाएगा 0.4 माइनस 11.5 डिवाइडेड बाई 63, इससे हमारे पास आ जाएगा आंसर कैलकुलेट करेंगे 0.2175। अब मोलैरिटी ऑफ द रिमेनिंग नाइट्रिक एसिड सोल्यूशन क्या होगा भाई, कितना ईजी है, तो हम निकाल ही सकते हैं। क्या करना है, अब नंबर ऑफ मोल्स जो लेफ्ट हुए हैं बचे हुए हैं नाइट्रिक एसिड के डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम। अब यहाँ पर क्या होता है कि हम गलती क्या करते हैं भाई, हम 800 बाई 1000 कर देते हैं, पर हमने ऊपर लिखा हुआ है जब रिड्यूस वॉल्यूम रिड्यूस टू आप, तो हम क्या करेंगे 0.2175 डिवाइडेड बाई 400 डिवाइडेड बाई 1000, तो हमारे पास जो आंसर है वो आया 0.5437 मोल्स पर लीटर। अब यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं, हम एक्स की वैल्यू बताएंगे ना, तो हम इसको उस तरीके से कन्वर्ट करते हैं, तो 54.37 इंटू 10⁻⁻2 मोलर आ जाएगा, हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा 54। ये वाला क्वेश्चन भी मेरे को लगता है समझ आ गया होगा। अब अगले में चलते हैं 11th क्वेश्चन पे। 56 लीटर ऑफ नाइट्रोजन गैस इज मिक्सड विद एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन। अच्छा, हमने 56 लीटर नाइट्रोजन गैस ली, उसको हमने मिक्स कर दिया हाइड्रोजन के साथ, तो हाइड्रोजन बहुत सारी है हमारे पास एक्सेस में, and it is found that 20 liter of ammonia gas is produced। 20 liter of ammonia gas जो है produce हो रही है। The volume of unused nitrogen gas is found to be dash liter। हमें ये बताना है, कर लेंगे सर, कुछ है नहीं।
रिएक्शन हमें दिख गई पहले। रिएक्शन क्या होगी भाई हमारी, सिंपल, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन गिव्स मी अमोनिया। हमें रिएक्शन खुद ही लिखनी है, इसको इसलिए मेरे को बैलेंस करनी पड़ी। नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन एंड वो यहाँ बैलेंस तैयार कर ही दोगे, इसमें तो कुछ है नहीं। अब हम देखें तो भाई इसमें हम अगर ध्यान से देखें तो हमें ना न्यूक्लियस फोर्स नहीं दे रखे यार, है ना। रिएक्शन पढ़ के मेरे को ये तो समझ आ रहा है कि जब 1 मोल डाइनाइट्रोजन का 3 मोल डाइहाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है तो मेरे पास 2 मोल्स ऑफ अमोनिया फॉर्म हो रहा है, सही है ना। पर यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, हमें बोल रखा है 56 लीटर हमारे पास नाइट्रोजन गैस है, हमें मोल्स नहीं दे रखे। और बोल रखा है 20 लीटर ऑफ अमोनिया गैस प्रोड्यूस हो रहे हैं। और बोल रखा है इसमें द वॉल्यूम ऑफ अनयूज्ड नाइट्रोजन गैस इज फाउंड टू बी डैश लीटर। कितनी अमाउंट ऑफ जो नाइट्रोजन गैस है ना वो यूज ही नहीं हुई, क्योंकि हमें अमोनिया का सीधा बता दिया ना 20 लीटर हमारे पास अमोनिया फॉर्म हो रही है, सही है। हमें एक रिएक्शन दे रखी है, हमें ये भी बता रखा है 56 लीटर जो नाइट्रोजन गैस है वो रिएक्ट कर रही है एक्सेस हाइड्रोजन के साथ, जितनी भी चाहिए उतनी के साथ, और हमारे पास 20 लीटर ऑफ एमोनिया जो है प्रोड्यूस हो गया है। अगर हम रिएक्शन को देखें पढ़ें तो हम यार इस बात समझ आ रही है, 1 मोल डाइहाइड्रोजन का 3 मोल डाइहाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है तो भाई 2 मोल ऑफ अमोनिया फॉर्म हो रहा है। हम ये वाली बात मान लेते हैं यार, हमें मोल में तो कन्वर्ट करना ही पड़ेगा ना, जिससे कि जब भी हमें थोड़ा पता चल पाए कि हम कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे। तो हमें यदि बात पता है यार गैसेस की बात हो रही है, पर यहाँ पर STP वेस्टीपी तो लिखा नहीं है कहीं। तो मैंने सोच लिया यार, मैंने कोई सी एट स्पेसिफिक कंडीशन 1 मोल ऑफ गैस ऑक्यूपाई X लीटर, मैंने ये बात बोल। तो जब मैंने ऐसा करा तो एक, जब भी एरो में लिखता हूँ ऐसा है कि 1 मोल नाइट्रोजन का 3 मोल डाइहाइड्रोजन का 2 मोल अमोनिया प्रोड्यूस कर रहा है, सही है। तो अगर 1 मोल हमें अमोनिया फॉर्म कर होगी तो फिर क्या होगा, हमारे पास 3/2 हाइड्रोजन यूज़ होगा, 1/2 डाइनाइट्रोजन यूज़ होगा, सही है। और अगर हमें कितना, अब हमें क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कितना प्रोड्यूस होता है, कितना लीटर प्रोड्यूस होता है, वो 20 लीटर है। अब हमें पर मोल्स में चाहिए तो 20/x कर देंगे, क्योंकि हमने माना है कि लेट एट एनी स्पेसिफिक कंडीशन 1 मोल ऑफ गैस ऑक्यूपाई X लीटर। तो मैंने 20/x कर दिया, सही है। तो यहाँ पर 20/x कर दिया, तो अब इसके हिसाब से जो हमारा डाइहाइड्रोजन है वो कितना यूज़ होना चाहिए था, 3/2 इंटू 20/x। और हमारा डाइनाइट्रोजन कितना यूज़ होगा, 1/2 इंटू 20/x। तो ये क्या हो गया, 1/2 इंटू 20/x क्या हो गया हमारे पास, मोल्स ऑफ नाइट्रोजन यूज। जब मोल्स ऑफ नाइट्रोजन यूज निकल गए भाई हमारे पास, और हमारे पास मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस इनिशियली वाले भी पता है, इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स हमें नाइट्रोजन के पता है, तो हम इनिशियल माइनस मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस कर देंगे, तो हमारे पास क्या जाएगा, मोल्स ऑफ डाइनाइट्रोजन जो यूज़ नहीं हुए, कर सकते हैं ना। तो ये 56/x क्या है, 56/x है, 56 लीटर में है और x भी लीटर में है हमें, क्योंकि मान है ना कि एट एनी स्पेसिफिक कंडीशन 1 मोल ऑफ गैस ऑक्यूपाई x लीटर। तो 56/x माइनस 10/x इज इक्वल्स टू 46/x। याद है। अब 46/x क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है, क्या दे रहा है कि 46 लीटर ऑफ डाइनाइट्रोजन है जो कि हमारी लेफ्ट हो गई है, जो कि हमारी रिएक्ट नहीं करी गई है। जब हमने 56 लीटर डाइनाइट्रोजन का लिया और 20 लीटर हमें जब अमोनिया फॉर्म हो रही है, तो हमारी जो 46 लीटर जो डाइनाइट्रोजन की वो यूज़ ही नहीं हो रही है, वो ख़राब हो गई। भाई हमने अब कर लिए हैं 11 के 11 क्वेश्चन जो कि हमारे पास आए थे 2022 जेईई मेन जुलाई अटेम्प्ट के अंदर, सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है। यार पता है एक दो क्वेश्चन ना ऐसे होते हैं कि वो दूसरे चैप्टर से भी रिलेटेड है काफ़ी ज़्यादा, है ना। तो मैंने ना एक दो ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं कि जो दूसरे चैप्टर में करूँ कवर, पर मैं सारे के सारे ही कर रहा हूँ वैसे तो कवर। पर हो सकता है ना जैसे कि मैंने एक कोई चैप्टर लिया वो IOC का भी थोड़ा उसमें है ना, वो स्टोइशियोमेट्री का भी उसमें है, तो तुम्हें पहले IOC पढ़ना पड़ेगा उसके लिए, है ना। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा। तो उस वाले केस में ना मैंने उसको बाद में डाल दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर मैंने जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन है ना वो सारे के सारे ले रखे हैं, मतलब जितने भी आए थे 2022 जेईई में 2022 जुलाई अटेम्प्ट के अंदर मैंने 11 के 11 क्वेश्चन दे लिए, ठीक है भाई। अब अगर ये एक यूट्यूब चैनल है और मैं यूट्यूबर बन चुका हूँ एक, तो मेरा एक दायित्व बनता है कि मैं ये वाली लाइन तो बोल ही दूँ आपको, और वो ये है कि प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। चलो भाई, अगर नहीं आया कुछ समझ तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, और हाँ बाय।